हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 11th के एक्सरसाइज नंबर 1.3 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल्स इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो जैसा क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, हम लोग को दो सेट को कंपैरिजन करना है, सबसेट और नॉट सबसेट के मदद से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है, पहले सेट में जो एलिमेंट्स है वो है 2, 3 और 4, और सेकंड सेट में जो एलिमेंट्स दिया गया है वो है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो क्लियरली जो 2, 3 और 4 है वो मौजूद है नेक्स्ट सेट में 1, 2, 3, 4, 5 में। 2, 3, 4 नेक्स्ट सेट में है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो 2, 3 और 4 है, 2, 3, 4, ये जो सेट है ये सबसेट है 1, 2, 3, 4 एंड 5 का। सबसेट का मतलब ही होता है कि कोई एलिमेंट गिवन सबसेट में हो। जैसे यहाँ पे 2, 3 और 4 है, तो 2, 3, 4 अगर इस सेट में होगा तभी कहेंगे कि 2, 3, 4 इस गिवन सेट का सबसेट है, और सबसेट को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे 2, 3 एंड 4 गिवन है, इसका मतलब है हम लोग बोल सकते हैं कि दिस गिवन सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग सबसेट मानेंगे इसको, क्योंकि 2, 3, 4 इसमें मौजूद है। क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में जो सेट्स गिवन है वो है ए बी सी, और सेकंड सेट क्या है, बी सी डी। फर्स्ट सेट क्या है दिखाई दे रहा है, ए बी सी, इस तरह से लिख सकते हैं। और सेकंड सेट दिया गया है बी, सी, डी, इस तरह से दिया गया है। तो क्या ए बी सी तीनों एलिमेंट इस सेट में मौजूद है? तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो एलिमेंट ए है वो इस सेट का पार्ट नहीं है। तो केवल एक एलिमेंट के नहीं होने से हम लोग कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट नहीं होगा, और इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, सबसेट लिख के हम लोग उसको क्रॉस कर देते हैं। क्लियर है? अगर ए भी यहाँ होता तो हम लोग कहते कि ए बी सी इसका सबसेट है, लेकिन ए मिसिंग है यहाँ से, तो हम लोग कहेंगे कि ये सबसेट नहीं है। सबसेट का सीधा मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स है वो सेकंड सेट में होना चाहिए, तभी कहेंगे कि ये गिवन सेट इसका सबसेट है। यहाँ पे ए मिसिंग है, केवल बी और सी है। अगर डी के जगह पे केवल ए होता तो हम लोग सबसेट कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम 3 में जो सेट गिवन है वो है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और सेकंड सेट में दिया गया है एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो क्लियरली ये सबसेट होगा, क्योंकि अगर क्लास 11th के एक ग्रुप को अगर सेट मान लेते हैं वो सेट ए है, और स्कूल के स्टूडेंट्स को सेट बी माने, तो निश्चित तौर पे जो ए का जो स्टूडेंट होगा वो इस स्कूल का पार्ट है। यानी इस ए का जो एलिमेंट है जो कि स्टूडेंट है वो इस बी का पार्ट है, तो निश्चित तौर पे तो कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि क्लास 11th का जो भी स्टूडेंट होगा वो बी का भी स्टूडेंट होगा, इस स्कूल का भी पार्ट होगा, तो ए सबसेट होगा बी का। तो प्रॉब्लम नंबर 3 में सबसेट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 में गिवन है x इज अ सर्कल इन द प्लेन, और सेकेंड सेट में दिया गया है x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, मान लेते हैं ये इस प्लेन ऑफ द बोर्ड पे ही सर्कल को ड्रॉ किया जाता है, और गिवन जो सेट है इस प्लेन का ही पार्ट है। तो जो सेट ए है, फर्स्ट सेट को मान लेते हैं वो सेट ए है, और सेकंड सेट क्या है, बी। सेट ए को इस बी का सबसेट होने के लिए ए को उसमें लाई करना होगा। ए का जो भी सेट होगा
सर्कल से क्रिएट होगा, गिवन रेडियस से क्रिएट होगा। जैसे एक 0.5 का रेडियस का भी सर्कल बन सकता है, 2 सेंटीमीटर का भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो गिवन एनी टाइप ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सेट बी में ये कहा गया है कि एक ही सर्कल है जो इस प्लेन में लाई कर रहा है, उसका रेडियस कितना है 1। इस 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट के रेडियस से सारा प्लेन बना है और इसमें सर्कल लाई कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि ए का जो सर्कल होगा इस बी का सबसेट होगा, क्योंकि हो सकता है कि ए का जो सेट में है वो सर्कल 2 सेंटीमीटर से बना हो और 2 सेंटीमीटर इससे बाहर लाई करेगा इस प्लेन से। क्लियर है? तो कहेंगे कि ए जो है इसका सबसेट नहीं होगा। इसका सबसेट होने के लिए इसके भीतर लाई करना चाहिए। जैसे अगर 1 2 2 एलिमेंट दिया गया है और सेट बी में एलिमेंट्स दिया गया है 1 2 3 4, तो कहेंगे कि 1 2 जो है इस सेट में लाई कर रहा है, तब कहेंगे कि ये 1 2 इसका सबसेट है। उसी तरह से जब सेट बी को डिफाइन किया गया है कि इस प्लेन में लाई कर रहा है और इसका रेडियस कितना है 1 यूनिट, तो ये तो कॉन्फाइंड हो गया। अब ए को इसका सबसेट होने के लिए इसके भीतर लाई करना था, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ए जो है ये कॉन्फाइंड नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। तो सबसेट होने के लिए जो भी इसका सर्कल है, जो भी इसका एलिमेंट है, वो उसको इसका पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में गिवन है x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड सेकेंड सेट में दिया गया है x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। मान लेते हैं इसी प्लेन ऑफ द बोर्ड में वो सेट क्रिएट किया गया है। फर्स्ट सेट को क्या मानते हैं a और सेकेंड सेट को b मान लेते हैं। ये कैसा सेट है ट्राइंगल का, और ये सेट कैसा है रेक्टेंगल का। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल जो मेजरमेंट लेगा ये अपने लिए लेगा रेक्टेंगल मेजरमेंट, और इससे डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल्स बन सकता है। कोई छोटा रेक्टेंगल है, कोई बड़ा रेक्टेंगल है, किसी भी टाइप का रेक्टेंगल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इस प्लेन ऑफ द बोर्ड पे। उसी तरह से ये ट्राइंगल अपने मेजरमेंट के अनुसार कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता है, और उसी ट्राइंगल के मेजरमेंट से ये सेट ए बनेगा। हो सकता है इस सेट ए में इक्विलैटरल ट्राइंगल बने, आइसोसेलेस ट्राइंगल बने, या डिफरेंट टाइप्स का कोई भी ट्राइंगल बने जिसका मेजरमेंट हम लोग को पता है। उसी तरह से ये जो सेट बी बनेगा ये रेक्टेंगल के मेजरमेंट से बनेगा, 2 मीटर स्क्वायर या कुछ भी 4 मीटर स्क्वायर, इस तरह से। तो गिवन ट्राइंगल गिवन रेक्टेंगल का सबसेट नहीं हो सकता है, तो कहेंगे कि ए जो है सबसेट नहीं है बी का। ट्राइंगल किसका सबसेट होगा ट्राइंगल का। रेक्टेंगल किसका सबसेट होगा अपने ही टाइप के रेक्टेंगल का। ठीक है, तो ट्राइंगल इसका पार्ट नहीं हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में है x इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन एंड सेकेंड सेट में गिवन है x इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो अभी जो 2 प्रीवियस प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व किए सेम उसी की तरह है। यहाँ पे इसी प्लेन ऑफ द बोर्ड में 2 सेट मानते हैं ए और बी। जो पहला सेट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ट्राइंगल को, और दूसरा सेट भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक ट्राइंगल को। और ये कैसा ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो सेट बी में जो हम लोग इस प्लेन ऑफ द बोर्ड पे जो ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ट्राइंगल होगा जो अपना मेजरमेंट लेगा। ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी। हम लोग गिवन स्केलिन ट्राइंगल बना सकते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना सकते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स का जो ट्राइंगल्स होता है सभी को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्लेन ऑफ द बोर्ड में लाई करना है। उसी तरह से सेट ए में केवल कॉन्फाइन किया गया इक्विलैटरल ट्राइंगल को, मतलब हम लोग को जो भी ट्राइंगल ड्रॉ करना है उसका इक्वल साइड्स होना चाहिए। ठीक है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर।
तो इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका सबसेट होगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे इस तरह से, ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि इस ट्रायंगल का पार्ट होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर प्रीवियस दो प्रॉब्लम समझ में आया है तो ये भी प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा किस तरह से कर रहे हैं हम लोग सॉल्व। इस प्लेन ऑफ द बोर्ड में हम लोग डिफरेंट टाइप्स का ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, आइसोलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल, स्केलिन, किसी भी टाइप का। तो ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इससे जो सेट बन रहा है ये इसका सबसेट होगा, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 में दिया गया है x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, और सेकंड सेट में x इज एन इंटीजर। तो इवन नेचुरल नंबर को मान लेते हैं सेट ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और सेट बी से डिनोट कर रहे हैं इंटीजर्स को। तो इवन नेचुरल नंबर होने के लिए 2 से शुरू करेंगे, 2, 4, 6, 8 सो ऑन, इस तरह से। तो ये इवन नेचुरल नंबर होगा। उसी तरह से बी क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू से लेके 0 और 0 के बाद पॉजिटिव वैल्यू, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो क्या 2, 4, 6, 8 इसमें लाई करेगा? तो बिल्कुल लाई करेगा, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम लोग कहेंगे कि ए जो है ये सबसेट है बी का, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव वैल्यूज भी होगा 0 के बाद का, और 0 के राइट हैंड साइड में जो पॉजिटिव वैल्यूज होगा वो सारा होगा, और लेफ्ट हैंड साइड का भी वैल्यूज होगा। तो पॉजिटिव वैल्यूज में ही है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है 2, 4, 6, 8, तो ये इसमें लाई करता है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ए जो है सबसेट है बी का, और सिंबल इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 क्लियर होगा, समझ में आया होगा। सबसेट का मतलब अगर क्लियर है तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा सेट किसका सबसेट है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में गिवन है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हम लोग को गिवन स्टेटमेंट्स को देखना है और समझ के ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में जो एलिमेंट्स गिवन है वो है ए कॉमा बी, और सेकेंड सेट में गिवन है बी सी ए, और जो सिंबल दिया गया है वो है नॉट अ सबसेट ऑफ। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि ए कॉमा बी ये गिवन एलिमेंट्स हैं जैसा दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, और सेकंड सेट में जो एलिमेंट्स है वो गिवन है बी सी कॉमा ए, बी सी कॉमा ए। तो ए और बी दोनों तो यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ ए है यहाँ बी है, तो कहेंगे कि ए और बी इसका सबसेट है। अगर ऐसा दिया होता तो हम लोग ट्रू कहते हैं, लेकिन ये इस तरह से दिया गया है नॉट अ सबसेट, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो हम लोग लिखेंगे फॉल्स है एफ से, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि ए और बी इसका सबसेट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में ए कॉमा ई है गिवन, और सेकेंड सेट दिया गया है एक्स इज अ वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो नेचुरल सा बात है कि अगर ए कॉमा ई फर्स्ट सेट का पार्ट है, इसका एलिमेंट है, और सेकेंड सेट में क्या है, वावेल्स है, तो वावेल्स को कैसे लिखेंगे, ए ई आई ओ कॉमा यू, इस तरह से। तो ये भी तो वावेल्स है, फर्स्ट दो जो एलिमेंट है वावेल है। तो ए कॉमा ई जो है इस सेट का पार्ट है, इसमें मौजूद है, तो कहेंगे कि ये सबसेट है इसका, ठीक है। और प्रॉब्लम में भी दिया गया है कि ए कॉमा ए इज सबसेट ऑफ दिस सेट, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट इस सेट में मौजूद है। ये सभी वावेल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, और ये दोनों भी वावेल्स है, तो इसका सबसेट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में गिवन है फर्स्ट सेट में एलिमेंट जो दिखाई दे रहा है वो है 1, 2, 3, और सेकेंड सेट में है 1, 3, 5,
और सिंबल दिया गया है सबसेट का। तो 1, 2 एंड 3 ये सेट का एलिमेंट्स है, फर्स्ट सेट का, और सिंबल दिया गया है इस तरह से, और सेकंड सेट में है 1, 3, 5 ऐसा दिया गया है। अब 1, 2, 3 इसमें से केवल 2 ही एलिमेंट यहाँ पे है, 1 और 3, 2 तो मिसिंग है यहाँ पे, और दिया गया है कि सबसेट है, तो ये रॉन्ग है, तो ये इसको लिखेंगे हम लोग फॉल्स है। अगर 2 भी होता तब कहते हम लोग कि ये सबसेट है। कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होना चाहिए। 1, 2, 3 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए था सबसेट होने के लिए, लेकिन 2 मिसिंग है यहाँ पे, तो ये सबसेट नहीं है, इसलिए इसको फॉल्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब तक क्लियर हो गया होगा कि सबसेट कैसे निकालेंगे और कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कोई स्टेटमेंट गिवन ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट और भी आसान है। फर्स्ट सेट का जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो है केवल ए, और सेकेंड सेट में दिया गया है ए बी सी, तो नेचुरल है ये बात ट्रू है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट क्या है सेट का ए, और ये सबसेट होगा ए कॉमा बी सी का। ठीक है, क्योंकि ए जो है इसमें मौजूद है, तो कहेंगे कि दिस गिवन सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, तो ये क्या होगा ट्रू। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। गिवन प्रॉब्लम में दिया गया है, प्रॉब्लम नंबर 5 में सेट ए, ठीक है, बिलोंग्स टू ए बी सी, इस तरह से दिया गया है। इस सेट का पार्ट क्या है ए, और इस सेट का पार्ट है एलिमेंट्स ए बी और सी। तो कहता है कि क्या सेट ए जब ब्रैकेट के बीच में लिख दिए तो ये टोटल क्या हो गया सेट, तो क्या सेट ए इस गिवन सेट का पार्ट है? बिल्कुल नहीं है, इसको कहेंगे हम लोग फॉल्स है। पार्ट होने का, सबसेट होने का मतलब ऐसा इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और बिलोंग करने में दोनों में अंतर होता है। ठीक है, ये बिलोंग तब करता जब इसको ऐसे लिखते हैं, ये सेट है, इस सेट का केवल एलिमेंट है ये, ऐसे इसको क्या बोलेंगे सिंगलटन सेट है ये, और ये इस रूप में मौजूद होता ऐसे सेट के रूप में। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पे ए बी सी क्या है एलिमेंट्स के रूप में मौजूद है, और यहाँ पे हम लोग जब बिलोंग का साइन दे रहे हैं तो ये टोटल जो सेट है इसी रूप में मौजूद होना चाहिए, ये सिंबल उसी वक्त लगाया जाता है। बिलोंग का मतलब होता है कि वो चीज़ जिसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ मौजूद होना चाहिए, तो ये तो एलिमेंट के रूप में मौजूद है और यहाँ सेट के रूप में मौजूद है, तो यहाँ ट्रू कहेंगे, लेकिन यहाँ पे फॉल्स। तो क्लियर हो गया होगा सबसेट कब लगाते हैं और बिलोंग कब लगाते हैं। जब ये सेट के रूप में मौजूद होता तो कहते हैं कि दिस सेट बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सेट के रूप में है, और इस सेट का एलिमेंट क्या है एक ए है केवल, लेकिन ये टोटल जो सेट है यहाँ तो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में जो गिवन सेट है, फर्स्ट सेट में दिया गया है x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2, 4 इस तरह से लिखेंगे, और लेस देन 6 है, 6 को इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पे, और इवन भी होना चाहिए तो 2 और 4 होगा केवल। और सेकेंड सेट क्या है x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो 36 को डिवाइड करने के लिए वो तो 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी, और लास्टली 6 से भी डिवाइड हो सकता है, और इस तरह से आगे भी किसी नंबर से ये डिवाइड होगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है यहाँ इस नंबर से। तो क्या 2 और 4 यहाँ मौजूद है? बिल्कुल है, तो कहेंगे कि ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, और गिवन प्रॉब्लम में सबसेट का सिंबल यूज़ किया गया है, इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे आगे निकालने का ज़रूरत नहीं, हम लोग केवल इससे मतलब है। ठीक है, तो 2 और 4 यहाँ पे मौजूद है, तो कहेंगे
कि ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया प्रॉब्लम नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में लेट a इक्वल्स टू गिवन एलिमेंट्स दिया गया है 1 2 3 4 एंड 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो हम लोग को गिवन स्टेटमेंट्स को देखना है और बताना है कौन सा जो एक्सप्रेशंस है वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, और बताना है क्यों है। यहाँ सेट ए में ये बात ध्यान रखना है कि जो 3 4 जो है इसके लिए एलिमेंट है। 3 4 जो है इस गिवन सेट ए के लिए एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, पर ये है तो सेट, क्योंकि ये ब्रैकेट के बीच में लिखा गया है। ठीक है, तो ये सेट के भीतर सेट का एग्जाम्पल है। तो ये बात ध्यान रखना है कि 3 4 बिना ब्रेसेस का है होता, अब अगर सॉरी बिना ब्रेसेस का होता तो एलिमेंट की तरह ट्रीट होता, इंडिपेंडेंट एलिमेंट की तरह ट्रीट होता, लेकिन यहाँ पे एक सेट के रूप में है, फिर भी ये इसका एलिमेंट ही होगा। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये एक सेट की तरह है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम में कहा गया है कि 3, 4 क्या सबसेट है ए का। तो इसको हम लोग फॉल्स बोलेंगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये, क्योंकि 3 4 यहाँ पे एलिमेंट के रूप में है, इस सेट का एलिमेंट है ना ये 3 4। तो क्या 3 4 एलिमेंट के रूप में यहाँ मौजूद है? नहीं है, तो कहेंगे कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसको फॉल्स बोलेंगे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसको ट्रू होने के लिए कैसा होना चाहिए था? विदाउट ब्रेसेस। ठीक है, ये अगर ऐसे होता सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, अगर इस तरह से होता तो हम लोग कहते हैं कि 3 4 इसका सबसेट है, क्योंकि 3 4 यहाँ पे मौजूद है। लेकिन 3 4 यहाँ एलिमेंट्स के रूप में है और यहाँ कैसे है? सेट के रूप में। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, यहाँ टोटली इंडिपेंडेंट एलिमेंट के रूप में है और यहाँ सेट के रूप में है, तो दोनों डिफरेंट चीज़ हुआ। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग कहेंगे कि ये फॉल्स है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इस तरह से दिया गया है 3, 4 ये एक सेट है। अब सिंबल क्या यूज किया गया है? बिलोंग का। तो क्या सेट बिलोंग करता है ए को? बिल्कुल करता है, क्योंकि 3 4 एक सेट के रूप में यहाँ है और बिलोंग का सिंबल हम लोग उसी वक्त लगाते हैं, ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, जहाँ पे टोटली वो सेट वहाँ पे मौजूद हो। तो कहेंगे कि ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 3 4 सेट के रूप में यहाँ मौजूद है। अगर यहाँ पे एलिमेंट के रूप में मौजूद होता तो नहीं कहते। ठीक है, अगर ऐसे रहता सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ कैसे है? इंडिपेंडेंट एलिमेंट के रूप में मौजूद है, तो यहाँ पे सेट के रूप में है। तो क्या ये सेट यहाँ पे है? बिल्कुल नहीं है, ये तो एलिमेंट के रूप में दिया गया है, सेट के रूप में नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे फॉल्स कहते हैं। लेकिन ये इस प्रॉब्लम के लिए है, तो यहाँ पे सेट के रूप में है, तो हम लोग इसको ट्रू कहेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में कुछ इस तरह से दिया गया है 3, 4। अब और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्यों कंसिडर किए थे कि वो सबसेट नहीं है, अब समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे डबल ब्रेसेस है, डबल ब्रेसेस का मतलब हो गया कि ये जो 3 4 जो एलिमेंट है, ये जो सेट है, अब इसके लिए सेट की तरह ट्रीट हो रहा है। ठीक है, तो इस बड़े ब्रैकेट का मतलब हो गया कि अब ये एलिमेंट हो गया इसके लिए। ठीक है, ये जो गिवन सेट है ये एलिमेंट हो गया, तो ये क्या यहाँ पे मौजूद है? बिल्कुल है, एक सेट के रूप में मौजूद है, तो हम लोग कहेंगे कि ये ट्रू है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? ये इस तरह से दिया गया था 3 4 एक एलिमेंट के रूप में। ठीक है, कि 3 और 4 को हम लोग को इंडिपेंडेंटली ढूंढना था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक सेट है और सेट के रूप में ढूंढना है, तो यहाँ पे मौजूद है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये इसका सबसेट है।
इस बड़े ब्रैकेट का मतलब हो गया कि ये इंडिपेंडेंट सेट है और इसके बीच का ये एलिमेंट है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा जो भी डाउट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 जो है काफ़ी आसान है। क्या 1 बिलोंग करता है ए को? क्या 1 बिलोंग करता है सेट को? तो बिल्कुल सही बात है, तो इसको ट्रू लिखेंगे क्योंकि 1 यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, उसी तरह से प्रॉब्लम नंबर 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है? क्या 1 सबसेट है ए का? क्या 1 सबसेट है ए का? यहाँ पे 1 सबसेट है ए का, ये जो लिखने का तरीका है ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है देखने से। अगर कुछ इस तरह से लिखा जाता है इसको, तो हम लोग कहते हैं कि 1 जो है सबसेट है ए का, एक सेट के रूप में। लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट के रूप में लिखा गया है इस तरह से, 1 सबसेट ऑफ ए, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि 1 तो बिलोंग करता है इस सेट को। ठीक है, ये एलिमेंट तो सबसेट नहीं है इसका। सेट किसी का सबसेट होता है, ना कि एलिमेंट। ठीक है, जैसे हम लोग कहें कि 1, 2 ये एक सेट हो गया, तो ये 1, 2 ना सबसेट है ए का, ना कि 1 और 2। ठीक है, तो एक सेट जो होता है वो होता है सबसेट किसी दूसरे सेट का। क्लियर है? यहाँ पे क्या दिया गया है? एक एलिमेंट। तो एलिमेंट बिलोंग करता है सेट को, उसके लिए हम लोग कैसा सिंबल लगाते हैं? इस तरह का। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में जो गिवन सेट है वो है 1, 2, 5, ऐसा दिख रहा है क्वेश्चन में, 1, 2, 5, और ये सेट के रूप में दिया गया है और सबसेट का सिंबल देते हुए कुछ ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ पे देखना है 1, 2 और 5 मौजूद है और ये कैसा है? सेट के रूप में, सेट का एलिमेंट्स है। तो हम लोग कहेंगे कि 1, 2, 5 जो है यहाँ मौजूद है, इसलिए ये गिवन जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 में कुछ इस तरह से दिया गया है, 1, 2, 5, और सिंबल जो है इस बार सबसेट नहीं है, इस बार बिलोंग का है। तो अभी हम लोग जितने भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किए हैं उसमें सबसेट और बिलोंग का सिंबल कब यूज़ करना है ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग इजली देख के बता सकते हैं कि 1, 2, 5 ये एक सेट है, डबल ब्रेसेस के बीच में लिखा गया है और ये टोटली सेट के रूप में यहाँ मौजूद नहीं है, ये सिंबल है बिलोंग का। तो 1, 2, 5 जो है इस सेट के फॉर्म में यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कहेंगे ये फॉल्स है। ये इसका सबसेट होगा, ये सिंबल यहाँ यूज़ कर सकते हैं कि 1, 2, 5 यहाँ मौजूद है अलग अलग, तो हम लोग कहेंगे कि सबसेट है, लेकिन ये टोटली एज अ सेट यहाँ मौजूद नहीं है। क्लियर है? तो बिलोंग का और सबसेट का दोनों का ध्यान रखना है यूज़ करते समय कि कब कहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये जो सेट है ये टोटली यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 में गिवन है 1, 2, 3, कुछ इस तरह से दिया गया है सेट के रूप में 1, 2, 3। क्या ये सबसेट है ए का? तो अब तक जितना भी प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं उसे तो अब क्लियर हो गया होगा, आसानी से बता सकते हैं कि ये सबसेट नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 तो यहाँ एलिमेंट्स के रूप में मौजूद है, लेकिन जो ये 3 है यहाँ एलिमेंट्स के रूप में मौजूद नहीं है, यहाँ पे 3 और 4 सेट के रूप में मौजूद है। अगर यहाँ पे 3 अगर अलग से लिखा होता तो हम लोग कहते कि ये सबसेट है, तो क्या कहेंगे? इसको फॉल्स है। ठीक है, तो बिलोंग का और सबसेट का सिंबल कब देना है ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रॉब्लम नंबर 9 जो है ये एक नल एलिमेंट है जिसको 5 से डिनोट करते हैं। 5
क्या बिलोंग करता है ए को? फाई जो है वो एक नल एलिमेंट होता है, मतलब उसके भीतर कोई एलिमेंट नहीं है। तो क्या ये यहाँ पे है? नहीं है, तो इसको कहेंगे हम फॉल्स है। ठीक है, तो फाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर ये होता यहाँ पे, जैसे अगर कहते हैं कि टू, क्या टू बिलोंग करता है ए को? तो बिल्कुल करता है, टू यहाँ पे मौजूद है। उसी तरह से फाई का मतलब ही होता है नल सेट, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। क्लियर है? प्रॉब्लम नंबर 10th में गिवन है कि फाई सबसेट है ए का। तो ये ट्रू होता है किसी भी स्टेटमेंट के लिए। फाई जो होता है नल सेट, किसी भी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? ट्रू है। ये किसी के लिए भी सही है, कोई भी सेट हो उसके लिए फाई जो होता है वो उसका सबसेट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11th की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11th में सेट को कुछ इस तरह से लिखा गया है, क्या ये सबसेट है ए का? तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको फॉल्स लिखेंगे। ये इस रूप में यहाँ मौजूद नहीं है, तो इसको फॉल्स लिखेंगे। केवल फाई जो है, फाई एक नल सेट है जो सबसेट है अपना ए का, और ये किसी भी सेट के लिए सही है। फाई जो है यूनिवर्सली किसी का भी सबसेट होता है, लेकिन इस रूप में ये मौजूद नहीं है, तो कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4th की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4th में गिवन है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, प्रॉब्लम क्लियर होगा। हम लोग को गिवन सेट्स का कितना सबसेट्स हो सकता है वो लिखना है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 में केवल एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट। तो इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है? एक यूनिवर्सल सबसेट है, वो है फाई, वो सभी के लिए होता है। तो सबसे पहले उसी से शुरुआत करेंगे। फाई जो है यूनिवर्सली किसी का भी सबसेट होता है। एक फाई होगा और दूसरा ए होगा। ठीक है, और इसको ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? तो ए का जो सबसेट है वो इस गिवन सबसेट का, सॉरी इस गिवन सेट का सबसेट कितना होगा? फाई और ए। नेक्स्ट जो सेट गिवन है प्रॉब्लम नंबर 2 में, वो ए कॉमा बी है। तो इससे हम लोग को सबसेट क्रिएट करना है। तो पहला तो सबसेट क्या होगा? फाई, जो सभी के लिए यूनिवर्सली ट्रू है। सेकंड हम लोग लिख सकते हैं केवल एक एलिमेंट ए से, ऐसा ए सबसेट है इसका। दूसरा बी से लिख सकते हैं ऐसा अकेला, और एक लास्टली खुद का लिख सकते हैं ए कॉमा बी, ये टोटली इसमें मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सबसेट लिखेंगे ए कॉमा बी का। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 3 में जो गिवन एलिमेंट्स है 1, 2, 3 है। तो इससे हम लोग सबसेट क्रिएट करना है। अगेन पहला सबसेट क्या लिखेंगे? फाई। अब अलग अलग एलिमेंट से हम लोग सबसेट क्रिएट कर सकते हैं। पहले इंडिपेंडेंटली अलग अलग लिख लेते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं 1, अगेन 2 लिख सकते हैं, ये भी इसका सबसेट है इस गिवन सेट का। 3 को भी लिख सकते हैं। अब दो दो का पेयर बनाते हैं। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 1, 2, 1, 2 ऐसा लिख सकते हैं, ये भी तो सबसेट है। उसी तरह से 1, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिख सकते हैं हम लोग 2, 3 लिख सकते हैं, 2 और 3 का पेयर। और लास्टली लिख सकते हैं 3, 1, 2, 3 अपने खुद का सबसेट। तो इस तरह से हम लोग गिवन सेट का सबसेट क्रिएट कर सकते हैं। पहले खुद सिंगलटन सेट के रूप में दिखा सकते हैं, फिर 2 एट अ पेयर दिखा सकते हैं, और फिर लास्टली ये खुद का ही अपना सबसेट है। ठीक है, प्रॉब्लम 4 में गिवन सेट क्या है? फाई। तो इसका सबसेट क्या होना चाहिए?
केवल फाई ही होगा, एक फाई ही है जो यूनिवर्सली सभी का सबसेट होगा। ठीक है, फाई में जैसे भी कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका केवल अपना ही सबसेट होना चाहिए। ठीक है, हर एक सेट अपना सबसेट होता है, तो फाई का सबसेट क्या हो जाएगा, फाई। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 में गिवन है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इक्वल्स टू 5। गिवन क्या है, एक सेट ए है जो नल सेट है। ठीक है, फाई का मतलब क्या होता है, कोई एलिमेंट नहीं होना, उसको नल सेट से डिनोट करते हैं, और ए जो है फाई के बराबर है। तो पावर सेट को कैसे लिखते हैं हम लोग, पी ऑफ ए। ठीक है, तो पावर ऑफ गिवन कोई भी सेट वो क्या होता है, 2 के पावर n, जहाँ n जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए होता है। अगर a का वैल्यू इस तरह से लिखें हम लोग सेट को 1, 2, 3 लिखें, तो यहाँ पे कितना एलिमेंट्स मौजूद है, 3, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना होता है, 3। लेकिन ये a जो है किसके बराबर है, नल सेट के बराबर, और नल सेट में एलिमेंट्स कितना होता है, 0। जब 0 होगा तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, तो पावर सेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, तो P ऑफ A इक्वल्स टू हो जाएगा 1। क्लियर है, पावर ऑफ एनी सेट निकालते हैं हम लोग 2 टू द पावर n से। ठीक है, और नल सेट में एलिमेंट्स कितना होता है, 0, तो 2 के पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, हम लोग को इंटरवल्स के रूप में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इंटरवल के रूप में दिया गया है, केवल जो लास्ट का जो टर्म्स दिया गया है उसका इंपॉर्टेंस है। कुछ इस तरह से दिया गया है, फर्स्ट में x ग्रेटर देन -4, ग्रेटर देन -4, लेस देन इक्वल टू 6, तो इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, x का वैल्यू क्या है, -4 से ज़्यादा है और 6 या 6 से छोटा है। इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, -4 और 6, ये दोनों लिखेंगे, ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स हैं, तो -4 और 6 लिख लिए। अब क्लोज्ड या ओपन इंटरवल में हम लोग इसको लिखेंगे। यहाँ पे -4 के बगल में यहाँ पे जो है इक्वालिटी साइन नहीं है, इसका मतलब -4 को नहीं लेना है, तो -4 को नहीं लेना है तो इसको ओपन इंटरवल रहने देंगे। ये डिनोट करता है कि -4 को नहीं लेना है। उसी तरह से 6 के करीब में यहाँ पे इक्वालिटी साइन है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू 6 होगा, इसको क्लोज इंटरवल में रखेंगे। ठीक है, ये ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल। केवल सिंबल्स के हेल्प से भी हम लोग पहचान सकते हैं कि ये यहाँ पे ओपन है, इसका मतलब -4 का वैल्यू नहीं लेगा, -4 से बड़ा वैल्यू लेगा, और 6 के पास क्लोज इंटरवल होने का मतलब है कि ये 6 का वैल्यू भी लेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में अगेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको लिख लेते हैं, जिससे हम लोग डिनोट करेंगे। x का वैल्यू जो है -12 और 10 के बीच में है, और यहाँ दोनों में इक्वालिटी साइन नहीं है। कहने का मतलब है कि दोनों ही वैल्यूज़ को एक्सक्लूड करना है, नहीं लेना है। इसका मतलब है हम लोग दोनों एक्सट्रीमेंट्स को लिख लेते हैं, -12 और -10। ठीक है, -12 और -10, और ये दोनों कैसा है, ओपन इंटरवल। इन दो नंबर्स को छोड़ के इन दोनों नंबर्स के बीच के नंबर्स को x लेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में x का वैल्यू जो है 0 और 7 के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर है, जैसा प्रॉब्लम में दिखाई दे रहा है। तो x का वैल्यू 0 को इंक्लूड करेगा, क्योंकि इक्वालिटी साइन मेंटेन्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। इसका मतलब ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल। तो लिखने का तरीका आसान है, दोनों एक्सट्रीम एंड को पहले लिख लेंगे, 0 और 7।
जहाँ जिस वैल्यू को इंक्लूड करना है वो क्लोज इंटरवल में आएगा और जहाँ एक्सक्लूड करना है वो ओपन इंटरवल में। तो 0,7 इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब तक तो समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में x का वैल्यू जो है 3 और 4 के बीच में है और साथ ही साथ 3 और 4 को इंक्लूड करना है। क्योंकि इक्वालिटी साइन मेंटेन है तो हम लोग दोनों को क्लोज इंटरवल में रखेंगे। 3 और 4 दोनों एक्सट्रीमेंट्स को लिख लेंगे और इक्वालिटी साइन देख लेंगे, दोनों ही तरफ है, इसका मतलब है दोनों ही को ही क्लोज इंटरवल में रखना है। 3 को भी लेंगे और 4 को भी लेंगे। क्लियर है कि क्लोज इंटरवल कहाँ लगाते हैं? जहाँ इक्वालिटी साइन हो, और ओपन इंटरवल जहाँ इक्वालिटी साइन ना हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 में गिवन है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट दिया गया था और हम लोग को इंटरवल्स लिखना था। इस बार इंटरवल्स दिया गया है और उसके हेल्प से हम लोग को स्टेटमेंट क्रिएट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है -3, 0 और ये दोनों ओपन इंटरवल में है। बस यहाँ इंटरवल का इंपॉर्टेंस है। तो -3 और 0 और ये ओपन इंटरवल है, तो सेट बिल्डर फॉर्म हम इस तरह से लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -3 x 0। ऐसा होगा। सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है और एक्स किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर्स को, कुछ भी ले सकता है रियल नंबर्स के रूप में। सच दैट कि x का वैल्यू -3 से बड़ा हो और 0 से छोटा हो। क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल दिया गया है, -3 और 0 को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी साइन हम लोग नहीं लगाए। अगर यहाँ पे -3 के बगल में क्लोज इंटरवल होता तो यहाँ इक्वालिटी साइन लगाते। क्लियर है? तो सभी स्टेटमेंट्स को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और उसके बाद गिवन इंटरवल को हम लोग यहाँ डिपिक्ट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्लोज इंटरवल के बीच में क्या है? 6 और 12। ठीक है, तो अगेन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और अब इस गिवन इंटरवल को हम लोग को यहाँ पे लिखना है, तो लिख सकते हैं 6 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 12। सॉरी, ये तो सेट के सिंबल में लिखेंगे हम लोग, तो ये सेट के रूप में ऐसे लिखेंगे कि x जो है कोई भी रियल नंबर ले सकता है सच दैट x का वैल्यू 6 या 6 से बड़ा हो या फिर 12 से छोटा हो, और 12 के भी वैल्यू को ले सकता है यहाँ, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल है दोनों में, तो दोनों में इक्वालिटी साइन मेंटेन किए हैं। x का वैल्यू 6 भी ले सकता है, 12 भी ले सकता है, साथ ही साथ दोनों के बीच का वैल्यू भी लिया जा सकता है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्लोज इंटरवल के प्रॉब्लम को दिखाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में 6 ओपन है और 12 क्लोज्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इक्वालिटी साइन 6 में नहीं रखेंगे, तो लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये सजर का सिंबल है और इसको कैसे पढ़ते हैं? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 6, ऐसे लिखेंगे। सच दैट x इज ग्रेटर देन 6, 6 को हम लोग नहीं ले सकते हैं और 12 तक इस वैल्यूज को ले सकते हैं इंक्लूडिंग 12, इसलिए यहाँ पे इक्वालिटी साइन दिखा है। क्लियर होगा ओपन और क्लोज को कैसे यूज करना है। लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 में -23 ओपन है और 5 क्या है? सॉरी, -23 क्लोज्ड है और 5 क्या है? ओपन में है, तो लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा -23, इसको हम लोग इंक्लूड करना है, तो इक्वालिटी साइन लगाएंगे यहाँ पे, एक्स लेस देन 5। इसका इंपॉर्टेंस है
x का वैल्यू -23 के वैल्यू को इंक्लूड करेगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो तो हम लोग इक्वालिटी साइन लगाएंगे, और साथ ही साथ 5 को एक्सक्लूड करना है, नहीं लेना है, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो हम लोग इक्वालिटी साइन यहाँ नहीं लगाएंगे, 5 से छोटे नंबर को लेंगे। क्लियर है? तो प्रॉब्लम नंबर 7 को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। प्रॉब्लम नंबर 8 में गिवन है, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हम लोग यूनिवर्सल सेट किस तरह से हम लोग रखेंगे ताकि जो गिवन स्टेटमेंट है उसके लिए ट्रू साबित हो, सही साबित हो। फर्स्ट प्रॉब्लम में दिया गया है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो यूनिवर्सल सेट कैसा रखेंगे? यूनिवर्सल सेट कैसा होता है? जिसमें सारा सेट आ जाए। तो फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या रखेंगे? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स या सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, यूनिवर्सल सेट कैसा होगा? सेट ऑफ ट्रायंगल्स। इसी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा, और जितना भी टाइप का ट्रायंगल है इसी ट्रायंगल का, इसी यूनिवर्सल सेट का पार्ट होगा। अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट को, इसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, अगर कहें यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है, जितना भी तरह का ट्रायंगल्स होता है, सभी तरह का ट्रायंगल्स है, तो उसी ट्रायंगल का पार्ट होगा राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 में कहा गया है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसके लिए भी हम लोग कह सकते हैं, इसके लिए भी हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ ट्रायंगल्स। यूनिवर्सल सेट कैसा होगा? सभी ट्रायंगल्स का मेजरमेंट लिया गया हो और सभी तरह के सेट को उसको डिनोट करता हो। तो उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आ सकता है। तो यूनिवर्सल सेट का सब सबसेट बन जाएगा। क्लियर है? तो यूनिवर्सल सेट हम लोग इस तरह से लेते हैं ताकि जिस सेट को डिनोट करना है वो सेट उसके भीतर आए। ठीक है। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स कह देने से उसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी आ गया, आइसोसेलेस भी आ गया, इक्विलैटरल भी आ गया। तो यूनिवर्सल सेट हम लोग को वाइडर रेंज में लेना चाहिए ताकि उसके अंदर सारा सेट आ जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और ये एक्सरसाइज नंबर 1.3 का लास्ट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 9 में दिया गया है गिवन द सेट्स ए। सेट ए क्या दिया गया है? 1 3 5। सेट बी दिया गया है 2 4 6। सेट सी दिया गया है 0 2 4 6 8। तो 3 टाइप्स ऑफ सेट दिया गया है, ए बी और सी। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। तो इन तीनों सेट के लिए कोई यूनिवर्सल सेट होना चाहिए और 3 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो है 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6। ठीक है, फर्स्ट जो सेट दिया गया है वो है 0 1 2 3 4 5 6। सेकेंड सेट जो है वो नल सेट है, सेकेंड सेट वो नल सेट है। थर्ड जो है वो है 0 से लेके 10 तक, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से 10 तक। ठीक है, 0 से लेके 10 तक सारे नंबर्स को इस सेट में डिनोट करना है। और लास्ट जो सेट दिया गया है फोर्थ ऑप्शन, इसमें केवल 1 2 3 इस तरह से काउंटिंग नंबर्स 8 तक लिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो बताना है हम लोग को कि इन तीनों सेट के लिए कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट होने का सबसे अच्छा चॉइस है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट अभी हम लोग प्रीवियस प्रॉब्लम में डिस्कस किए थे, उसको कैपिटल यू से हम लोग लिखते हैं और वो ऐसा सेट होता है जिसके भीतर सारा सेट आ जाए। ठीक है, तो सारा सेट ए बी और सी कब आएगा? जब यूनिवर्सल सेट वैसा सेट हो, इसमें से
अगर ध्यान से देखें तो केवल एक थर्ड ऑप्शन जो है वही सही लग रहा है, क्योंकि इसमें 0 भी है, 1 भी है, 2 3 4 5 6 से लेके 10 तक है। और यहाँ पे देखें तो 0 1 2 3 4 5 6 से लेके सभी नंबर्स को है। ठीक है, अगर इस सेट को लेते तो यहाँ 0 मिसिंग है तो यूनिवर्सल सेट नहीं हो पाता। उस तरह से नल सेट तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। और अगर ये सेट लेते तो इसमें 8 मिसिंग है। ठीक है, तो केवल एक थर्ड ऑप्शन ही बचता है जिसमें ऐसा एलिमेंट्स है जो यूनिवर्सल सेट डिफाइन होने के बाद इन सभी सेट्स को अपने अंदर सबसेट की तरह रख सकता है। ठीक है, इसको अगर एक सेट के रूप में लिखें तो कैसा लिखेंगे? 0 1 2 3, जो एलिमेंट्स है उसको एक बार लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 भी है एंड 8, ऐसा होगा। तो ये यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा, यही एक यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा जिसमें सारा एलिमेंट्स हो ए बी सी का। तो ये एलिमेंट्स कहाँ मौजूद है? यहाँ इसमें। ठीक है, 9 और 10 एक्स्ट्रा भी है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये सारा एलिमेंट्स उसके लिए सबसेट की तरह काम करेगा। ए बी और सी तीनों मौजूद है इस यूनिवर्सल सेट में, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट जिसमें सारा सेट आ जाए। और ये हम लोग अपने आप से डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 टोटली समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज नंबर 1.4 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।